नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। जब पूरा भारत होली मना रहा था तब अमेरिका ने हमारे मेहमान ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना पर टॉर्पीडो से हमला कर उसे तबाह कर दिया। दावा किया गया कि इस हमले में युद्धपोत में सवार 80 से ज्यादा नौसैनिकों की मौत हो गई है। आप स्क्रीन पर हमले के फुटेज देख सकते हैं। अमेरिका ने खुद ये फुटेज जारी कर जानकारी दी है। हमले पर अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने बताया कि इस हमले में 80 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. अमेरिका के इस हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया आई है और अमेरिका को इसके बुरे परिणाम भुगतने की बात कही गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर इस हमले की निंदा की। उन्होंने हमले को कायरतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि डेना भारतीय नेवी की मेहमान थी और करीब 130 लोग उसमें सवार थे। बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उस पर हमला हुआ। अमेरिका ने जो पैमाना सेट किया है उसके लिए वो जरूर पछताएगा। लेकिन अमेरिका के इस हमले को लेकर भारत में भी सियासत तेज हो गई। हमले पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। इसे सरकार की फजीहत के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका के हमले को कायरतापूर्ण हमला बताया जा रहा है। उठ रहे सवालों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सफाई दी। कहा कि आइरिस डेना भारत के अधिकार क्षेत्र वाली समुद्री सीमा से बाहर था और भारत की जिम्मेदारी सिर्फ तब तक है जब तक वह भारतीय सीमा रेखा में है, ना कि उसके अपने घर पहुंचने तक। उनका देश यदि युद्ध में फंसा है तो उन्हें भारत में ही शरण ले लेनी चाहिए थी और उन पर हमला श्रीलंका में हुआ है, ना कि भारत में। और उनके इस जवाब पर, उनकी इस टिप्पणी पर भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे और राजनयिक रहे कमल सिब्बल ने अमेरिका के इस हमले पर और भारत के रुख पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अगर हमने ईरानी जहाज को अपने मिलन एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए ना बुलाया होता तो वो आज यहां पर नहीं होता जहां उस पर हमला हुआ। हम इस कार्यक्रम के मेजबान थे। मुझे बताया गया कि इस अभ्यास के नियमों यानी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक कोई भी जहाज अपने साथ गोला बारूद नहीं ले जा सकता, यानी वो जहाज पूरी तरह निहत्था और बेबस था। उस पर ईरानी जहाज के नौसैनिकों ने हमारे राष्ट्रपति के सामने परेड भी की। अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा किया गया यह हमला सोची समझी साजिश लगती है। अमेरिका को पता था कि ईरानी जहाज इस अभ्यास का हिस्सा है। खुद अमेरिकी नौसेना भी इसमें शामिल होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वो पीछे हट गए। शायद इसी ऑपरेशन को अंजाम देने का इरादा था। अमेरिका ने भारतीयों की भावनाओं और गरिमा का ख्याल भी नहीं किया, क्योंकि वह जहाज भारत के बुलावे पर ही इन समुद्री सीमाओं में आया था। बेशक इस अमेरिकी हमले के लिए हम राजनीतिक या सैन्य रूप से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी नैतिक और मानवीय स्तर पर जरूरी बन जाती है। जिन लोगों ने हमारे बुलावे पर आकर हमारे राष्ट्रपति को सलामी दी, उनकी जान जाने पर भारतीय नौसेना को संवेदना के 2 शब्द जरूर व्यक्त करने चाहिए। इसी के साथ ईरान में राजनयिक के तौर पर सेवा दे चुके केसी सिंह ने भी भारत की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, चुप्पी साधे रखना डिप्लोमेसी नहीं है। भारत को दिन ब दिन एक दरकिनार किया जा रहा है। अगर बीजेपी को लगता है कि भारत के इस मौन समर्थन की अमेरिका कद्र करेगा तो उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की वो फटकार याद कर लेनी चाहिए जो उन्होंने नाटो देशों को दी थी। ट्रंप ने उन पर कभी मदद ना करने का आरोप लगाया, जबकि सच्चाई ये है कि नाटो के कई सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए जंग लड़ी थी और अपने सैनिक खोए थे। मामले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, पूरी दुनिया अब एक बेहद अस्थिरता और खतरनाक के दौर में पहुंच गई है। आगे का रास्ता चुनौतियों और मुश्किलों से भरा है। भारत की तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमारा 40% से ज्यादा तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। एलपीजी और नेचुरल गैस के मामले में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। युद्ध अब हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डुबो दिया गया। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने अब तक चुप्पी साध रखी है। ऐसे नाजुक समय में
हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो सूझबूझ के साथ देश को संभाल सके। लेकिन इसके उलट आज भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दबाव में नजर आता है और जिसने देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को दूसरों के सामने सरेंडर कर दिया। इन सबके बीच आज यानी 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी आई है। हालांकि उन्होंने ईरान, अमेरिका या इजराइल किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक फैली अशांति की स्थितियों पर बात की है। उन्होंने अपने यूरोप से अच्छे होते संबंधों का जिक्र किया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की 2 बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। अब आते हैं अमेरिका के हमलों पर। क्यों चर्चा में बना हुआ है अमेरिका का टॉर्पीडो अटैक? क्या होता है टॉर्पीडो और इसका कितना असर है? पहले बात कि इतनी चर्चा क्यों है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली दफा है कि किसी युद्धपोत को मार गिराने के लिए टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया हो। आइए इसकी विशेषताओं पर नजर डालते हैं। मार्क 48 एक हैवीवेट और वायर गाइडेड टॉर्पीडो है जिसे पहली बार सन 1972 में पेश किया गया। तब से लेकर इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी सटीक मारक क्षमता के चलते यह काफी चर्चा में बना रहता है। इसमें एक्टिव और पैसिव सोनार सिस्टम लगा होता है जो पानी के नीचे लक्ष्य को पता लगाने और उसका पीछा करने में सक्षम है। दूसरा है रिमोट कंट्रोल। इसके लॉन्च करने के बाद ही पनडुब्बी से एक तार के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है और अगर तार टूट जाए तो यह पूरी तरह से खुद से चलकर यानी ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट होता है और अपने टारगेट को ट्रैक करके उसे हिट करता है। तीसरा है इसकी विनाशकारी तकनीक। यह टॉर्पीडो जहाज से सीधे टकराने के बजाय उसके नीचे जाकर फटता है और धमाके से पानी के नीचे एक बड़ा गैस का बुलबुला बनता है जो जहाज की मुख्य संरचना यानी कील को तोड़ देता है, जिससे जहाज बीच से फटकर तेजी से डूबने लग जाता है। चौथा है इसकी रफ्तार। इसकी गति 55 नॉट्स यानी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है और यह कई किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। लेकिन जाते जाते जियो स्ट्रेटेजिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मा चैलने की उस लेख पर भी गौर कर लेते हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है क्या हिंद सागर में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भारत के उस दावे को कमजोर कर दिया है जिसमें भारत खुद को हिंद महासागर का लीडर कहता है। उन्होंने अमेरिका के हमले को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बताया, उन्होंने इसे भारत सरकार के लिए कूटनीतिक झटका कहा है। भारत के प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेकर लौट रहा आइरिस डेना भारत का डिप्लोमेटिक गेस्ट था। डॉक्टर ब्रह्मा ने कहा, जब कोई मेहमान किसी मेजबान के घर से निकल रहा हो और उस पर हमला कर दिया जाए तो इसे मेजबान का अपमान माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत हिंद महासागर में सबका पसंदीदा सुरक्षा पार्टनर यानी प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बने, लेकिन अमेरिका ने यह दिखा दिया कि वह भारत के अपने इलाके में बिना भारत की परवाह किए ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इससे भारत की इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। भारत हमेशा से चाहता रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंग उसके इलाके तक ना आए, लेकिन इस हमले के बाद हिंद महासागर अब शांति का क्षेत्र नहीं बल्कि युद्ध के मैदान जैसा दिखने लगा है। अमेरिका की एक मिसाइल ने भारत की सालों की मेहनत और कूटनीति से बनाई गई साख को चोट पहुंचाया है। लेकिन यह मामला सिर्फ आइरिस डेना तक सीमित होता नजर नहीं आ रहा है। श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर मौजूद एक अन्य ईरान के युद्धपोत, एक अन्य सैन्य टैंकर बुशहर को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। यह जहाज भी भारत में आयोजित सैन्य अभ्यास मिलन 2026 का हिस्सा था। हालांकि आइरिस डेना के डूबने के बाद कोलंबो हाई अलर्ट पर है। श्रीलंका के लिए स्थिति बहुत नाजुक है। वो नहीं चाहता कि उसके बंदरगाह या समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल 2 देशों की जंग के लिए किया जाए। भारत के लिए भी सिरदर्द है क्योंकि कोलंबो बंदरगाह भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और यह हमला
भारतीय तटों के बहुत करीब हुआ है। आपका हिंद सागर में अमेरिका के हमले पर भारत की चुप्पी को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।